हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजू फॉर इंडिया यानी कि एजुकेशन फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। हमारी जो क्लास आज होगी ये इतिहास और हिस्ट्री से रिलेटेड है। हिस्ट्री में आपका जो प्राचीन भारतीय इतिहास है ये पार्ट 1 में कंप्लीट होगा। इसके अलावा 2 और क्लासेस में आपका मॉडर्न और मिडिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको पार्ट में इसलिए करा गया है ताकि एक साथ करने पर ये होगा बोरिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके आपको पूरी क्लास जो है अवेलेबल करवा दी जाएगी। दूसरी बात ये है कि आपको इसमें एक क्वेश्चन पुट किया जाएगा, उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए और जितनी जल्दी हो सके वो पीडीएफ आपको जो है आपके ईमेल आईडी जो आप भेजोगे उस पर भेज दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ते हैं तो इसका जो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जिससे जाकर आप टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और सब तक इस क्लास को पहुंचाइए ताकि ये जो फ्री कोर्स हम अवेलेबल करा रहे हैं, जो ये हमारी मेहनत है, ये मेहनत आप लोग के लिए सफल हो पाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास से। तो पाषाण काल सबसे पहले हम लेकर चलेंगे। तो पाषाण काल में बात करते हैं रॉबर्ट ब्रूस फुट की। तो ये कौन थे? ये वैज्ञानिक और पुरातात्विक थे, ठीक है। और इन्हें ही प्राग इतिहास का पिता भी कहा जाता है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल से और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था किसने? तो ये थॉमसन ने किया था। आगे बात करें हम तो पशुपालन के जो साक्ष्य हैं वो सर्वप्रथम कहाँ मिलते हैं? तो मध्य पाषाण काल के अंतर्गत हमें पशुपालन के जो है सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। देखिए इसमें वो फैक्ट आपके इंक्लूड किए गए हैं जो एग्जाम पर्पज से आपके लिए जरूरी है, ठीक है। तो ये रिवीजन क्लास है तो उसको रिवीजन के लिए लीजिएगा, फटाफट से इसको कंप्लीट करिए, आपके लिए हेल्पफुल होगी। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के जो प्रमाण जो जहाँ मिले हैं वो कहाँ है, वो जगह कौन सी है? आदमगढ़ है, ठीक है। हड्डी से निर्मित आभूषण जो भारत में मध्य पाषाण काल में ही मिले थे और ये महदहा से प्राप्त हुए थे। एक ही कब्र में 3 कंकाल, ये कहां से प्राप्त हुए? तो ये दमदमा से प्राप्त हुए थे, ठीक है। खाद्यान्नों की कृषि और सर्वप्रथम जो प्रारंभ हुई थी वो किस टाइम पे प्रारंभ हुई थी? जो कृषि के प्रमाण हमें साक्ष्य मिलते हैं तो ये है हमारा नवपाषाण काल, ठीक है। भारत में मानव का सर्वप्रथम जो साक्ष्य मिलता है वो नर्मदा घाटी के आसपास मिलता है। देखिए मानव जो सभ्यता है तो ये साक्ष्य नर्मदा घाटी के ही पास क्यों मिले, ठीक है, या किसी नदी के पास ही क्यों मिलते हैं? देखिए नदियों के आसपास जो है पानी, मतलब पानी का जो है सोर्स सबसे पहले जो है देखा जाता था। तो आदि मानव जो है सबसे पहले पानी का सोर्स देखते थे, उसके अलावा रहने का सोर्स देखते थे। तो पानी के आसपास इनको खाने की चीजें भी मिल जाया करती थी, ठीक है, पानी में रहने वाले जीव जैसे कि मछली वगैरह, क्योंकि ये जो है शिकार ही किया करते थे, ठीक है। तो ये मिल जाया करती थी। इसके अलावा ये गुफा जो आसपास गुफा ढूंढते थे ताकि मौसम में जो है चाहे बारिश में हो या ठंडी में हो या ज्यादा गर्मी में हो तो ये गुफाओं में जो है जीवन व्यतीत कर सके, तो ऐसी जगहों पे ये ढूंढते थे। तो इसीलिए इनके जो साक्ष्य हैं या तो आपको पहाड़ों के आसपास मिलेंगे या तो फिर किसी नदी के आसपास मिलते हैं, ठीक है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो जौ था। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है प्राप्त हुए हैं तो ये लौहरा देव से प्राप्त हुए हैं। चार कोलिथिक युग जो है कहा जाता है तो वो किसको कहा जाता है? तो ताम्र युग को कहा जाता है। ताम्र युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ तांबे के साक्ष्य सबसे ज्यादा प्राप्त हुए हैं। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष जो प्राप्त हुए हैं तो वो कहाँ से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए, ठीक है। इसके अलावा बात करें अगले पॉइंट की तो पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं तो ये लौहरा देव के पश्चात कहाँ से? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नवदा टोली मध्य प्रदेश में जो है इसका उत्खनन किसने करवाया था? तो एचडी सांकलिया ने जो है इसका उत्खनन करवाया था। वहीं पे बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है तो वो मृतकों के दफनाने के स्थान के रूप में जो है इसकी पहचान की गई है। नवपाषाणिक स्थल से जो है संबंधित है वो क्या है? संगन कल्लू है, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? ये यूनेस्को में भी शामिल है भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। गुफाओं की शैल चित्र के लिए और ये प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए भी प्रसिद्ध है। गैरिक मृदभांड पात्र जो है इसका जो नामकरण हुआ था तो ये हस्तिनापुर में इसका नामकरण हुआ था। ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर में जो है फर्श जो नीचे दफनाते थे, फर्श के नीचे, वो दिशा कौन सी थी? तो वो उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे।
मानव के कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल, ठीक है, गर्त आवास, और इन सब के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, तो बुर्ज होम से इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। वहीं पर अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, तो ये कहाँ है? लेखैया में, ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति, पर्यटन विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास विभाग मंत्रालयों में से संलग्न कार्यालय जो है वो संस्कृति मंत्रालय का है, ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक किसको कहा जाता है? तो जॉन मार्शल को जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रथम महानिदेशक कहा जाता है, और इन्हीं के ही संरक्षण में, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो है खोज की गई थी, ठीक है, जिसे किसने किया था? दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन किया था 1921 में, ठीक है। और भारतीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय मानव संग्रहालय जो है ये कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। चलिए आगे बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो इसका जो समय है वो जो कहा जाता है, निर्धारित तिथि है अगर देखा जाए तो जॉन मार्शल, अभी मैंने बताया था, ठीक है, जॉन मार्शल जो निर्देशक थे इसके, ठीक है, उनके हिसाब से जो था ये 3250 से 2750 के मध्य थी, ठीक है। इसके अलावा अलग अलग विद्वान की जो है अलग अलग जो है इनके पैमाने थे नापने के इसको। वहीं अर्नेस्ट मैके ने जो है इसको 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व बताया था। और अगर वहीं माधव स्वरूप वत्स की बात करें तो इन्होंने, ठीक है, यहाँ पे हम वत्स लिख देते हैं, इनकी बात करें तो इन्होंने 2700 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के मध्य जो है सिंधु घाटी सभ्यता की जो है पहचान बताई थी कि इस समय यह सभ्यता उपजी थी, ठीक है। अब हम बात कर देते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की इतनी सारी तिथियों के बाद जो सर्वमान्य तिथि है सिंधु घाटी सभ्यता की, वो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के मध्य मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की बात करें तो ये राय बहादुर दयाराम साहनी के, ठीक है, जॉन मार्शल के निर्देशक में जो राय बहादुर दयाराम साहनी, इन्होंने इसकी खोज जो है की थी, ठीक है। सिंधु सभ्यता को जो है इसका रखा जाता है इसको किसमें? या तो प्रागैतिहासिक काल या फिर इसको और क्या कह सकते हैं? कांस्य युग के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत हम बात करें मुख्य निवासी की, तो मुख्य निवासी के मतलब इसमें भी विवाद है कि मुख्य निवासी जो है ये द्रविड़ और भूमध्य सागरीय माने जाते हैं, ठीक है, भूमध्य सागरीय माने जाते हैं। इसमें जो डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप है, ठीक है, लक्ष्मण स्वरूप, इन्होंने जो है जो इसके मुख्य निवासी है वो आर्य को कहा था, जबकि गॉर्डन चाइल्ड और व्हीलर, ठीक है, व्हीलर ने इन्हें सुमेरियन कहा, सुमेरियन, ठीक है। और द्रविड़ जो है वो किसने कहा था? तो द्रविड़ की जो मान्यता है वो राखल दास बनर्जी ने बताया था कि सिंधु घाटी निर्माता के कौन थे? वो द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे, ठीक है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो पश्चिमी पुरास्थल की बात करें तो पश्चिमी पुरास्थल को हम सुर काकेडोर, ठीक है, पश्चिमी सीमा इसकी है। अगर पूर्वी सीमा की बात करें, देखिए यहाँ से हम यहाँ मैप पे बता देते हैं कि पश्चिमी पुरा जो है वो सुत काकेडोर है। वहीं पूर्वी सीमा की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश आलमगीर में है, ठीक है। वहीं अगर हम उत्तरी सीमा की बात करें तो ये मांदा जो कि जम्मू कश्मीर में आएगा। और यही दाइमाबाद की बात करें तो ये सबसे दक्षिणी जिला माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का। दाइमाबाद कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में, ठीक है, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। सिंधु घाटी सभ्यता या सैंडो सभ्यता, ये कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के 6 बड़े नगरों की अगर हम बात करें तो मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वाली वाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी, ठीक है, और कालीबंगा। वहीं पर हम सिंधु घाटी संस्कृति और वैदिक सभ्यता से भिन्नता की बात करें तो वैदिक सभ्यता जो थी ये ग्रामीण थी, ठीक है। वहीं सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये कैसी थी? ये नगरीय सभ्यता थी। इसके अलावा क्या था कि इसके जो है विकसित शहर थे सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है, चित्रलेखी लिपि इसमें जो है पाई गई, ठीक है। लोहे और जो ये रक्षा शस्त्रों का जो ज्ञान है इसका अभाव था। आगे हम बात करें हड़प्पा संस्कृति की, तो हड़प्पा संस्कृति पुरातात्विक खुदाई, ठीक है, इसका जो है प्रमुख स्रोत था। इसी से ही हड़प्पा संस्कृति जो है यहाँ से उपजी थी, ठीक है, पता चला था पुरातात्विक खोज के ही द्वारा। हड़प्पा संस्कृति की सर्वाधिक स्थल जो है वो कहाँ पर है? तो वो सर्वाधिक स्थल जो है गुजरात में पाए जाते हैं, ठीक
ठीक है। भारत में चांदी की उपलब्धता के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो भी हड़प्पा संस्कृति से ही प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों का जो उपयोग है वो किस रंग का होता था, तो वो लाल रंग के मिट्टी के बर्तनों का उपयोग होता था। हड़प्पा संस्कृति में पाई गई जो टेराकोटा कलाकृति है, ठीक है, उस पे कौन कौन से जानवर जो है निरूपित है, तो हाथी है, गैंडा है और बाघ है। ये याद रखिएगा क्योंकि ये जो है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो ये टेरिकोटा कलाकृति है इस पे कौन से जानवर है जिसपे किसी जानवर की जो है निम्नलिखित में से किस जानवर की जो है कलाकृति जो है अंकित नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा 3 मुख्य हैं, हाथी, गैंडा और बाघ। सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह है, देखिए प्रमुख बंदरगाह जो बात करें तो लोथल है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन बनता भी है यहाँ से। तो बंदरगाह जो प्रमुख है वो लोथल है। इसके अलावा कौन सा है, सुतकोटदा है। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का जो प्रयोग है, ठीक है, इसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो इसके साक्ष्य जो है कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसकी हम बात करें, सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी जो इमारत है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार जो है वो सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित स्थल है, तो मोहनजोदड़ो, चहुदड़ो, ठीक है, जुदेरजोदड़ो, आमरी, कोटदीजी और अलीमुराद। सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है, तो हड़प्पा जो है अब जब 1947 में जो है विभाजन हुआ था, इसके बाद जो है हड़प्पा संस्कृति या जिसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, इसके बहुत सारे स्थल जो है पाकिस्तान में चल गए, जिसमें मुख्यतः हड़प्पा, ठीक है, जो कि लाहौर पे पड़ता है, जो कि जब पंजाब के डिवीजन हुआ तो ये जो हड़प्पा था ये जो विभाजित पाकिस्तान है उसमें विभाजित जो पंजाब है उसमें चला गया था। चहुदड़ों के उत्खनन का जो निर्देश है वो किसने, J.H. मैके ने दिया था। रंगपुर जहां पर हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो वो कहाँ पे थी, वो सौराष्ट्र गुजरात में। अग्निकुंड से प्राप्त हुए जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए, तो लोथल और कालीबंगा से जो है अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वहीं मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त शील पर 3 मुख वाले जो देवता हैं वो कौन है, तो वो पशुपतिनाथ मूर्ति है, ठीक है। इसमें चारों ओर क्या है, हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा और भी विराजमान है, ठीक है। नर्तकी कांस की मूर्ति जो है ये कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। एक श्रृंगी पशु का अंकन, ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि एक श्रृंगी जो पशु का अंकन है वो कहाँ से प्राप्त हुआ, तो हड़प्पा में जो है ये मोहरा वो प्राप्त हुआ था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की जो मोहर थी इस पे एक श्रृंगी पशु का जो है अंकन किया जाता था। शायद ये इसलिए किया जाता था कि जो वहां पे आयात निर्यात होता था, ठीक है, उसमें जो है इसका जो है प्रयोग एज अ मतलब कह सकते हैं पास की तरह कहीं ना कहीं किया जाता होगा, ठीक है। जो सामान आता होगा उस पर ये सील की तरह प्रयोग किया जाता होगा। मनके के कारखाने की बात करें तो लोथल और चहुदड़ो से जो है हमें मनके के कारखाने जो है प्राप्त होते हैं। सिंधु सभ्यता की जो मुख्य फसल है वो कौन कौन सी है, तो गेहूं और जौ है, ठीक है। मुख्यतः वैसे अगर बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जौ है, ठीक है, इसके अलावा गेहूं होगी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं लोथल में से सिंधु सभ्यता का वह स्थल जो भारत में स्थित है, तो लोथल गुजरात, ठीक है, लोथल जो है ये गुजरात में स्थित है, जो मोहनजोदड़ो का मुख्य स्थल है, जहां से जो है ये क्या था, ये प्रमुख बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का। वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, तो भोगवा नदी पर स्थित है। लोथल जो है ये कहाँ पर स्थित है, भोगवा नदी गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन नगर है इसे लोथल को ही पतन नगर भी कहा जाता है, लोथल ही बंदरगाह कहा जाता है, ठीक है, जो कि भोगवा नदी पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन जो पूरा स्थल है वो कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो हड़प्पन स्थल है वो राखीगढ़ी है, ठीक है। और संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पूरा स्थल भी अगर कहें तो वो राखीगढ़ी को ही कहा जाता है, ठीक। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग जो है जो मातृ शक्ति है, ठीक है, मातृ शक्ति पर विश्वास ये करते थे। सिंधु घाटी के जो लोग हैं वो किसकी पूजा करते थे, तो ये मातृ देवी की पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे, लिंग और योनि की पूजा करते थे, पशुओं की पूजा करते थे, ठीक है, एवं नागों और वृक्षों की पूजा भी करते थे। सिंधु सभ्यता जो जानी जाती है वो अपने नगर नियोजन, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नगर नियोजन क्योंकि वैदिक सभ्यता जो ग्रामीण थी, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये नगरीय सभ्यता थी। इसके भी जितने भी मतलब वो बने हुए थे रास्ते जो बने हुए थे वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते थे,
इतनी सुनियोजित तरीके से ये नगर जो है बसा हुआ था। ठीक है, इसके अलावा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, ठीक है, जो मोहनजोदड़ो जगह है जहाँ पे विशाल स्नानागार पाया गया, ठीक है, इसके लिए, हड़प्पा के लिए और अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए और अपने उद्योगों के लिए भी जाना जाता था। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम जो पुरातत्विक था, ठीक है, जो इसके महत्व को समझ नहीं पाया था, वो एक कनिंगम थे। इनको जो है, जो जब खुदाई हो रही थी तो वहां पे एक इनको शील मिली थी। ठीक है, एक इनको शील प्राप्त हुई थी। तो जब एक इनके कार्यकर्ता ने जब इनको एक शील दिखाई वो, तो इन्होंने उसको ये कह के नजरअंदाज कर दिया कि शायद कोई ऐसे ही साधारण सा वो जो है पत्थर होगा, इस पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब जॉन मार्शल आए, ठीक है, रेल की पटरियां पड़ी और जब ये बहुत मात्रा में जो ये शील के जो ये मतलब पक्की ईंटों के जो ये प्राप्त जो शीलें प्राप्त होने लगी, तब उनको ये लगा कि एक जैसी ईंटें इतनी सारी जो प्राप्त हो रही है और इतनी अच्छी अवस्था में मतलब अभी भी बनी हुई है, तब वहां पे जो है जॉन मार्शल ने यहाँ पर खुदाई का जो है आदेश दिया था। ठीक है, सर्वप्रथम मानव ने जिस धातु का उपयोग किया था, तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो है उपयोग किया गया था, तो तांबे का उपयोग किया, इसीलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हाथी दांत का जो पैमाना है वो लोथल से प्राप्त होता है। वह स्थल जो घनगर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है, तो वो कौन सा है? बनावली है। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो शैलकृत के जो प्रमाण है वो धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, धौलावीरा 3 भागों में बटा हुआ है। वह हड़प्पी नगर जो 3 भागों में स्थित, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, धौलावीरा है। ठीक है, उन्नत जल प्रबंधन की व्यवस्था के साक्ष्य भी हमें धौलावीरा से ही प्राप्त होते हैं। द्विशव संस्कार, ठीक है, डबल वॉरियर की बात करें तो इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो लोथल और कालीबंगा दोनों जगह से ही प्राप्त होता है। हड़प्पा स्थल जो है सनौली, ठीक है, जो अभी हाल में ही उत्खनन से प्राप्त हुआ था, ये क्या है? मानव सावधान जो है वहां से प्राप्त हुए थे। ठीक है, सनौली की अगर बात करें तो आपको पता होगा मनोज बाजपेयी ने इस पे एक वेब सीरीज भी बनाई थी, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। तो वहां से आपको सनौली के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता चल पाएगा। ठीक है, आगे हम बात करें कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था, तो ये कहाँ पे किया गया था? भारत में किया गया था। तो ये सिंधु घाटी से हमें ये पता चलता है कि कपास की खेती जो है सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? भारत में हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा, ठीक है, वृषभ मुद्रा जो है वो कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। आगे हम बात करें तो मृण पट्टिका, ठीक है, मृण पट्टिका जो है उत्कीर्ण सिंह युग देवता की कृति प्राप्त जो कहाँ से हुई है? ये कालीबंगा से प्राप्त हुई है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ मुख्य चीजों के बारे में। तो हड़प्पा जो है ये कहाँ पर है? ये रावी नदी के किनारे पर है। ठीक है, दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने जो है इसकी उसका उत्खनन का कार्य किया था। ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में है। ठीक है, 1923 और 24 में इसकी खुदाई हुई थी। वही मोहनजोदड़ो की बात करें तो सिंधु राखलदास बनर्जी, ठीक है, इन्होंने सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो है और राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। इसके अलावा चहुदड़ो की बात करें, ठीक है, तो ये सिंधु नदी के किनारे है और ये गोपाल मजूमदार, इन्होंने 1931 में इसकी जो है इसका उत्खनन का कार्य करवाया था। ठीक है, ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। कालीबंगन की बात करें तो ये गंगा नदी के किनारे है। ठीक है, वीवी लाल और बीके थापर ने इसकी खोज उत्खनन का कार्य किया था और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में ये कालीबंगन स्थित है। लोथल की बात करें तो ये हमने जैसा बताया कि भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, रंगनाथ राव द्वारा इसकी खोज की गई थी और गुजरात अहमदाबाद में स्थित है। आलमगीर की बात करें तो ये हिंडन नदी के किनारे है। ठीक है, यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी और यूपी मेरठ में यह स्थित है। वहीं धौलावीरा की बात करें तो जेपी जोशी द्वारा जो है इसका उत्खनन का कार्य किया गया और गुजरात के कच्छ जिला में यह स्थित है। अब हम आ जाते हैं बौद्ध धर्म पर। ठीक है, तो बौद्ध धर्म की बात करें तो यहाँ पर बौद्ध का अर्थ क्या होता है? बौद्ध का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, बुद्ध के नाम से पड़ा है बौद्ध धर्म और बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, बौद्ध निकल गया, सॉरी उसके लिए। बुद्ध का अर्थ क्या हो जाता है? ज्ञान, जिनके नाम पर क्या था? बौद्ध धर्म हुआ। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। बुद्ध को कहा जाता है एशिया का क्या? ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ नाम था। इनके पिता जो थे वो सुधोधन थे। ठीक है, जो कि साकेगढ़ के मुखिया थे। वहीं गौतम बुद्ध की माँ जो है वो
कोलीय वंश से संबंधित थी। गौतम बुद्ध का जो विवाह है वो 16 वर्ष की अवस्था में ही हो गया था, ठीक है। जिनकी उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, उनके पुत्र का क्या नाम था, राहुल नाम था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले थे, सिद्धार्थ मतलब यहाँ बात हो रही है गौतम बुद्ध की, इनका पहला नाम क्या था, सिद्धार्थ था, ठीक है। जो इन्होंने 4 दृश्य देखे थे जिसकी वजह से इनका हृदय परिवर्तन हुआ था और ये अपना घर इन्होंने त्याग दिया था। तो वो 4 दृश्य कौन कौन से थे, तो बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव और एक सन्यासी, ठीक है। 29 वर्ष में इन्होंने गृह त्याग किया था, ठीक है, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, बौद्ध धर्म में इसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है। सिद्धार्थ के जो प्रथम गुरु हैं वो कौन थे, तो अलार कलाम जो थे इनके प्रथम गुरु थे, ठीक है। वह अभिलेख जो पुष्टि करता है गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। तो ये रुक्मनदेई स्तंभ अभिलेख जो है इससे पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, वो लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो ज्ञान प्राप्ति जो है के बाद सिद्धार्थ का नाम क्या पड़ा था, बुद्ध नाम पड़ गया था, ठीक है। इसके अलावा वह स्थान और नदी जहां ज्ञान प्राप्त हुआ था तो बोध गया जो है जगह जहां पे निरंजना नदी, ठीक है, निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध ने अपना जो उपदेश है वो जनसाधारण की भाषा में ही दिया था। तो वो जनसाधारण की भाषा कौन सी थी, पाली भाषा में इन्होंने अपना उपदेश दिया था, ठीक है। और बुद्ध ने जो अपने सर्वाधिक उपदेश है वो कौशल देश की राजधानी कहाँ पर दिया था, श्रावस्ती में दिया था, ठीक है। कौशल देश जो कि 16 महाजनपदों में एक महाजनपद था। इनमें प्रमुख अनुयायी शासक जो थे, इनके जो प्रमुख अनुयायी थे वो कौन थे, बिंबिसार थे, प्रसेनजित थे और उदयन थे। महात्मा बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश है, ठीक है, उस वो कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध कौशाम्बी आए थे तो वो उदयन के राज्यकाल में आए थे, ठीक है। और महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था वो कहाँ था, मल्ल गणराज्य की जो राजधानी है कुशीनगर में हुआ था, ठीक है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला जो अंतिम व्यक्ति था वो कौन था, सुबुद्ध था। बुद्ध ने अपने जीवन की जो अंतिम वर्षा ऋतु है वो कहाँ बिताई थी, तो वो वैशाली में बिताई थी, ठीक है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता है वो किसने की थी, तो महाकश्यप द्वारा जो है प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी। इसके अलावा प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन है वो कहाँ किया था, तो राजगृह सप्तकड़ी गुफा में किया गया था और इसका जो आयोजन है वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति की बात हो रही है। द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करें तो ये कालाशोक ने इसका आयोजन करवाया था, ठीक है, और इसका स्थान क्या था, वैशाली था। वहीं तृतीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन था वो पाटलिपुत्र में हुआ था और अशोक इसके क्या थे, अध्यक्ष थे, ठीक है। इनके राज्यकाल में हुआ था। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है उसका आयोजन हुआ था, ठीक है, और उसकी जो अध्यक्षता है वो किसने की थी, तो वो अश्वमित्र ने की थी। स्थान कौन सा है, कुंडलवन है। बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है वो औपचारिक रूप से प्रकट हुई थी तो वो कनिष्क के शासनकाल में। देखिए जो हीनयान और महायान 2 शाखाओं में बढ़ गया था बौद्ध धर्म, तो वो किसमें, वो चौथी बौद्ध संगीति में जो है ये 2 भागों में बटा था, ठीक है। बोध गया में जो बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया था तो वो शशांक, ठीक है, राजा शशांक था जिसने बोध गया में बोधि वृक्ष को नष्ट किया था। बुद्ध के उपदेश से संबंधित जो है वो आचरण की शुद्धता और पवित्रता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने क्या कहा था, तो तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने निर्वाण कहा था, ठीक है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ था, तो कनिष्क के राज्यकाल में एक देवता का स्थान जो है किसको, गौतम बुद्ध को प्राप्त हुआ था। और बुद्ध के ही काल में, ठीक है, बुद्ध के ही काल में या कह सकते हैं बौद्ध धर्म में ही, ठीक है, पहली जो मूर्ति कला है वो स्थापित करने का श्रेय भी जो है बुद्ध के टाइम पर ही जाता है, ठीक है। बुद्ध की ही पहली मूर्ति जो है इसकी पूजा हुई थी मूर्ति रूप में। भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा गया, ठीक है, वह थी बुद्ध की, मैंने जैसा कि अभी बताया आपको, ठीक है। देश में जिस धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी वह कौन सा धर्म था, तो वो बौद्ध धर्म था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो बनाई गई थी वो कुषाण काल में बनाई गई थी, ठीक है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं, जो यहाँ से क्वेश्चन कई बार बन भी चुके हैं, तो त्रिरत्न कौन कौन से, बुद्ध, धर्म और संघ है, ठीक है। इसके अलावा बौद्ध
संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की जो अनुमति है वो बुद्ध द्वारा की गई थी। कहाँ पर? वैशाली में की गई थी। ठीक है, वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं तो वो विनय पटक है। ठीक है, वह बहुत साहित्य जिसमें बुद्ध और बुद्ध के नैतिक सिद्धांत से संबंधित प्रवचन जो है संकलित है तो वो शुद्ध पिटक है। ठीक है, वहीं पर ही अविदम्ब पिटक में क्या मिलेगा कि वह बौद्ध साहित्य जिसमें दार्शनिक सिद्धांत जो है, दार्शनिक सिद्धांतों का उल्लेख कहाँ पाया जाता है? अभिधम्म पिटक में। ठीक है, अशोकाराम विहार स्थित है तो ये पाटलिपुत्र में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है वो राजगीर बिहार में स्थित है। ठीक है, बुद्ध की 80 फीट की जो प्रतिमा है जो बोध गया में है, ठीक है, वो निर्मित की थी, वो जापानियों द्वारा जो है निर्मित की गई थी। वहीं अगर हम अगले तथ्य पर आए तो सर्वप्रथम स्तूप शब्द जो मिलता है वो कहाँ है? वो ऋग्वेद में प्राप्त होता है। ठीक है, भूमि स्पर्श मुद्रा की जो सारनाथ बुद्ध जी की जो मूर्ति है वो संबंधित है, वो कहाँ से? गुप्त काल में जो है भूमि स्पर्श मुद्रा में जो है बुद्ध जी की प्रतिमा बनी थी। ठीक है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था वो कौन था? वो नागार्जुन था। देखिए ये क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कई बार आपका। ठीक है, तो बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र है वो कौन सा था? विक्रमशिला है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय जो है विश्व प्रसिद्ध किस लिए था? तो वो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए जो है ये प्रसिद्ध था, नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो है कुमारगुप्त ने करी थी। ठीक है, बौद्ध धर्म के जो 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है और दुख निरोध का मार्ग है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं घटना और स्थल की। ठीक है, तो जन्म जो है ये कहाँ पर हुआ था बुद्ध जी का? वो लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति जो है बोध गया में हुई थी। ठीक है, प्रथम प्रवचन जो है इन्होंने सारनाथ में दिया था और महापरिनिर्वाण यानी कि निधन जो है इनका कहाँ पर हुआ था? इनका निधन कुशीनगर में हुआ था। वहीं हम इनके जन्म की बात करें तो इनके जन्म को कमल से चिन्हित किया जाता है। प्रथम प्रवचन को इनके धर्मचक्र प्रवर्तन से किया जाता है। महाबोधि जो है ये बोधि वृक्ष जो है पीपल वृक्ष, ठीक है, इसका चिन्ह है किसका? ज्ञान प्राप्ति का। और गृह त्याग जो है इसको घोड़े से चिन्हित किया जाता है। आगे अब हम बात करेंगे जैन धर्म के तथ्यों को लेकर। तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? ऋषभदेव थे। ठीक है, ये पहले थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर, इनको कहा जाता है ऋषभदेव को। ये अगर हम जो इम्पोर्टेंट तीर्थकर हैं, ठीक है, उनकी बात करें तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे वो पार्श्वनाथ थे। ठीक है, जो कि कहाँ से संबंधित है? वो वाराणसी से संबंधित है। वहीं अगर हम बात करें महावीर स्वामी जी की तो ये 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, इनका जो जन्म है कुंडग्राम में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है ये पावापुरी में हुई थी। जैन तीर्थकर के क्रम में जो है अंतिम कौन थे? वो महावीर ही थे। ठीक है, जो कि 24वें थे। इनको जो है ऋजुपालिका नदी के तट पर जो है इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी और वहीं पे इनको पूर्ण ज्ञान जो है जैन धर्म के में जो पूर्ण ज्ञान जो है वो उसको क्या कहा जाता है? उसको कैवल्य कहा जाता है। जो पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है, ठीक है, जैन धर्म के अंतर्गत उसको क्या कहा जाता है? कैवल्य कहा जाता है। ठीक है, इसके जो त्रिरत्न कौन कौन से थे? तो सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान था। ठीक है, अणुवृत्त सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जैन धर्म ने किया था। ठीक है, वहीं जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण जो है वो इनके जो क्या सिद्धांत है कि सार्वभौमिक विधान से हुआ है। ठीक है, वहीं जैन धर्म का आधारभूत बिंदु की बात करें तो इसका आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा है। ठीक है, यापनी एक संप्रदाय था। तो यापनी जो संप्रदाय है ये एक जैन धर्म का संप्रदाय था। भारतीय जैन साहित्य जिस भाषा में लिखे गए थे तो वो अर्धमागधी भाषा में, ठीक है, अर्धमागधी भाषा में जो है ये लिखे गए थे। इसके अलावा जैन धर्म में प्रथम जो विभाजन के समय श्वेतांबर समुदाय, श्वेतांबर और दिगंबर, ये 2 भागों में जो है जैन धर्म जो है विभाजित हुआ था, जिसमें जो श्वेतांबर है इसके संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो स्थूल भद्र जो है इसके संस्थापक हुए थे। वहीं हम बात करें तो दिगंबर, ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर थे, 2 भागों में बटे थे। तो दिगंबर जो है और इसके कौन थे? इसके इस संप्रदाय के जो थे वो यापनीय थे। ठीक है, यापनीय जो है ये दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक थे। वहीं पर श्वेतांबर के कौन थे? स्थूलभद्र थे। ठीक है,
महावीर के जो प्रथम अनुयायी जो थे वो कौन थे, वो जमाली थे, जो कि इनके दामाद थे। ठीक है, पार्श्वनाथ का जो जन्म है ये कहाँ हुआ था, ये बनारस में हुआ था, ये 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, समाधि मरण संलेखना संबंधित है तो वो जैन धर्म से ही संबंधित है। बाहुबली को पुत्र माना जाता है तो प्रथम तीर्थंकर जो है ऋषभ देव, ठीक है, इनको जो है ये बाहुबली के पुत्र माना जाता है। और ये ऋषभ जो है इनको जो है इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था, बैल था। ठीक है, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था, बैल था। श्रवण बेल गोला एवं गोमेश्वर यानी बाहुबली की विशाल प्रतिमा जो है 57 फीट की है। ठीक है, और ये स्थापित करवाई थी किसने, चामुंड राय ने। देखिए यहाँ प्रथम तीर्थंकर जो है बैल थे। ठीक है, अगर हम आखिरी की बात करें तो पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ जो है इनको किस प्रतीक चिन्ह क्या था इनका, तो सर्प था। वहीं महावीर की अगर हम बात करें तो इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो सिंह था। ठीक है, ये याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे अब मौर्य वंश की। ठीक है, मौर्य वंश या मौर्य साम्राज्य ये कब से कब तक था, तो 322 से 185 ईसा पूर्व के मध्य था। बात करते हैं हम प्राचीन भारत का जो शक्तिशाली राजवंश है वो किसे कहा जाता है, ये प्रथम राजवंश है। ठीक है, ये मौर्य वंश को कहा जाता है। मौर्य वंश ने लगभग 137 वर्ष तक जो है भारत पे राज्य किया था। ठीक है, मौर्य वंश एक ऐसा वंश था जिसने संपूर्ण भारत, दक्षिण के कुछ भाग को छोड़कर संपूर्ण भारत यहाँ तक कि आसपास के भागों को लेकर भी इसका जो सबसे बड़ा साम्राज्य जो है किसका, मौर्य वंश का माना जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, ये इसके संस्थापक थे। ठीक है, मुद्रा राक्षस जो विशाखदत्त कृत है, मुद्रा राक्षस, इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र जो है इनको माना गया है। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, 345 ईसा पूर्व में कहा हुआ था। और मुद्रा राक्षस में ही चंद्रगुप्त को जो है वृषल या फिर कह सकते हैं कि कुलहीन, वृषल या कुलहीन कहा गया है। ठीक है, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है, तो सेंड्रोकोटस जो है जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को कहा था, जिसकी पहचान जो है विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। सबसे पुराना राजवंश जो है वो मौर्य वंश है। ठीक है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष रूप से वर्णन हुआ है वो किसकी, जैसा कि मैंने अभी बताया था, विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस में। ठीक है, कौटिल्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। इसके साथ साथ बिंदुसार के भी, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, ठीक है, बिंदुसार के भी प्रधानमंत्री रहे हैं। इनकी जो लिखित पुस्तक है वो कौन कौन सी है, सबसे मेन जो है जिसकी बात की जाती है और जिसके ऊपर क्वेश्चन भी बन चुके हैं वो है अर्थशास्त्र। और ये किससे संबंधित है, ये राजनीतिक नीतियों पर आधारित है इनकी अर्थशास्त्र। ठीक है, सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के अंग है, तो इसके अंतर्गत राजा, आमत्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र, ये क्या है, ये सप्तांग सिद्धांत है मतलब मौर्य वंश के अंतर्गत। चंद्रगुप्त मगध की राजधानी राजगद्दी पर कब बैठा था, तो ये 322 ईसा पूर्व में बैठा था। ठीक है, और इसके अनुयायी, ये किसके अनुयायी थे चंद्रगुप्त मौर्य, तो ये जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, और इनका जो अंतिम समय है वो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, ठीक है, नामक स्थान पर बीता था। और ये उपवास के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। जैन धर्म का इन पर इतना प्रभाव पड़ा था, ठीक है, कि अंतिम समय में इन्होंने राजपाट त्याग कर जो है उपवास ले लिया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था, 305 ईसा पूर्व में सेलुकस को हराया था। और सेलुकस की जो बेटी है, ठीक है, उसके साथ इनका विवाह हो गया था। ठीक है, इसके अलावा सेलुकस ने जो अपनी बेटी की शादी की थी उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत दिए थे। वो कौन कौन से थे, काबुल था, कंधार था, हेरात था और मकरान था। ठीक है, अगर हम मेगास्थनीज की बात करें तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है मेगास्थनीज जो है भारत आया था। ठीक है, और सेलुकस निकेटर का जो ये राजदूत था। इसकी किताब कौन सी थी, वो इंडिका थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस के जो बीच युद्ध का वर्णन है वो एपियानस ने किया है। वहीं पे बात करें डायमिकस की, तो डायमिकस जो है वो किसके टाइम पे भारत आया था, तो वो बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। वहीं पाटलिपुत्र में स्थित जो चंद्रगुप्त का महल है, ठीक है, जो बना था वो किसका बना था, लकड़ी का बना था।
वहीं पर बात करें बुलंदीबाग जो प्राचीन स्थान था वो कहाँ है, वो पाटलिपुत्र का है। ठीक है, मालवा गुजरात और महाराष्ट्र जो पहली बार जीता था वो किसने जीता था, तो चंद्रगुप्त ने जीता था। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार और कुणाल, ठीक है, इनमें से जो मौर्य राजा है जिसने दक्कन पर भी विजय प्राप्त की थी, तो याद रखिएगा मतलब चंद्रगुप्त मैंने बताया था जैसा कि भारत में इसने, भारत में नहीं बल्कि बाहर, भारत से बाहर के भी जो एरिया थे उन पर भी जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो है मतलब जो है शासन था। ठीक है, और दक्कन पर भी विजय प्राप्त करने वाले सबसे पहले कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। और ये प्रमाण कहाँ से होता है, तो रुद्र रामन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें पता चलता है कि गुजरात जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में था। सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना किसने की थी, तो अशोक ने की थी, और ये बौद्ध अनुयायी थे। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये बौद्ध अनुयायी थे, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्म के अनुयायी थे। अशोक के शिलालेख हैं जिसमें जो दक्षिण भारतीय राज्यों का जिसमें उल्लेख हुआ है, तो वो दूसरे और 13वें शिलालेख में, ठीक है, उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के जो उत्तराधिकारी कौन था, तो वो बिंदुसार था, जो कि 228 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। ठीक है, बिंदुसार को अमित्र घात के रूप में भी जाना जाता है। इसके ये जो है ये आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है, तो भद्रसार जो है यानी कि वारिसार। ठीक है, भद्रसार या फिर वारिसार भी कहा गया है। बिंदुसार के समय जो शासनकाल विद्रोह हुआ था, तो 2 विद्रोह हुए थे। तो तक्षशिला में पहला विद्रोह हुआ था, उसको दबाने के लिए पहले सुसीम, और दूसरे विद्रोह के लिए अशोक को भेजा था बिंदुसार ने। ठीक है, जिसमें विजय प्राप्त हुई थी। अब एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने शासक एडियोकस प्रथम से मदिरा और सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की जो है प्रार्थना की थी। ये किसने बताया है, ये एडिनियस ने बताया था। ठीक है, बौद्ध विद्वान तारानाथ जो थे, इन्होंने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी है वो कौन है, अशोक महान थे। वो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पे बैठे थे। ठीक है, राजगद्दी पर बैठने के बाद अशोक जो है राज्यपाल, उससे पहले राज्यपाल कहाँ के थे, तो अवंती के राज्यपाल थे। ठीक है, मास्की और गुर्जरा अभिलेख में जो है इनका नाम अशोक मिलता है, जबकि पुराणों में इनका नाम अशोक वर्धन मिलता है। अशोक का जो आक्रमण है वो शासन के 8वें वर्ष यानी कलिंग पर किया था 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, जहां से इनका हृदय परिवर्तन हुआ था। राजधानी क्या थी, तो तोसली पर इन्होंने अधिकार किया था। ठीक है, अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु द्वारा। कलिंग एकमात्र ऐसा युद्ध था जिसमें लाखों की संख्या में लोग मरे भी थे। ठीक है, जिसके बाद ही अशोक का जो है हृदय जो है परिवर्तित हुआ था, और उसके बाद उसने युद्ध त्याग कर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा जैसा कि बताया मैंने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु द्वारा दी गई थी। तो आजीविकों के रहने के लिए जो है बराबर की जो पहाड़ियां किसने बनवाई थी, वो अशोक ने ही बनवाई थी। वहीं अशोक की माता का नाम बात करें तो सुभद्रांगी जो इनकी माता का नाम था। ठीक है, भारत में शिलालेख का जो प्रचलन है वो किसके द्वारा करवाया गया था, तो वो अशोक द्वारा करवाया था। और किस किस भाषा में, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि में भी, अरमाइक लिपि में, ठीक है, इसका प्रयोग किया गया था। अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया था जो इसके शिलालेख बने थे। अशोक के शिलालेख पढ़ने में सबसे पहली जो सफलता है वो जेम्स प्रिंसप ने जो है 1837 में प्राप्त की थी। ठीक है, अशोक के शिलालेख की खोज की बात करें तो 1750 ईसा पूर्व में, ठीक है, पाद्रेट्री फैनथेलर, फाद्रेही फैनथेलर ने जो है इसकी खोज की थी। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या की बात करें तो ब्राह्मी लिपि में प्राप्त होते हैं, और अशोक के स्तंभ लेख जो है 7 थे। कौन कौन से थे, तो प्रयाग स्तंभ लेख, टोपरा स्तंभ लेख, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, रामपुरवा, ठीक है, लौरिया, अरेराज और लोहिया नंदनगढ़। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं शिलालेखों की। तो बात करें पहले शिलालेख में पशु का वध जो है वो निषेध है। ठीक है, ये ऐसा शिलालेख में प्राप्त होता है। दूसरे शिलालेख में हमें पशु और मनुष्य के चिकित्सालय से संबंधित, चिकित्सालय खुलवाने से संबंधित जो है ये
प्राप्त होता है, ठीक है। वहीं तीसरे शिलालेख में धर्म प्रचार से संबंधित चीजें प्राप्त हुई हैं। पांचवें शिलालेख में जो क्या है अंकित है, तो धर्म महापात्रों की जो है नियुक्ति अंकित है। 12वें शिलालेख के अंतर्गत धर्म पालन का जो है उपाय दिया गया है। वहीं 13वें शिलालेख के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण है कि कलिंग, ठीक है, कलिंग युद्ध जो है इसमें जो है शिलालेख में प्राप्त होता है। आगे हम बात करें तो अर्थशास्त्र में जासूस को कहा जाता था, तो अर्थशास्त्र में जासूस को कहा जाता था। अर्थशास्त्र किसकी थी? कौटिल्य की थी, ठीक है। सम्राट की सहायता के लिए तो मंत्री परिषद थे सम्राट की सहायता के लिए, ठीक है। और ये 12, 16 और 20 भागों में जो है बांटे जाते थे संख्या में, ठीक है। अशोक के समय जो है मौर्य प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5 थी, जिसमें जो प्रमुख था चक्र था, ठीक है। प्रशासक जो थे वो कुमार, आर्यपुत्र और राष्ट्रीय होते थे। प्रांतों का जो विभाजन है वो विषय के रूप में होता था, उसको विषयपति कहते थे। वहीं प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई है वो ग्राम होती थी, जिसके प्रमुख जो होते थे वो कौन होते थे? ग्रामीण होते थे, ठीक है। युद्ध क्षेत्र में जो है सेना का नेतृत्व करने वाला जो अधिकारी होता था उसको नायक कहा जाता था। वहीं अर्थशास्त्र में जो गुप्तचर को क्या है? गूढ़ पुरुष भी कहा गया है। जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को जो है राजुक कहा जाता था। वहीं सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? तो सीता भूमि कहा जाता था सरकारी भूमि को। मौर्य शासन की जो समाप्ति है वो 137 वर्ष तक जो है शासन रहा, ठीक है। वहीं मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? बृहदत्त था। अब हम आगे जाते हैं गुप्त साम्राज्य पे। तो गुप्त साम्राज्य की बात करें तो ये 319 से 550 ईसा पूर्व के मध्य जो है इस ईस्वी में इसका जो साम्राज्य था, ठीक है। गुप्त साम्राज्य का जो उदय है वो 3री शताब्दी में हुआ था। कहां पर? कौशाम्बी में। वहीं इसके संस्थापक की बात करें तो श्री गुप्त जो है वो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे, जो कि 240 से 280 ईसा पूर्व के मध्य में, ठीक है, राजगद्दी पर बैठे थे। वहीं उत्तराधिकारी की बात करें तो इसके उत्तराधिकारी कौन थे? घटोत्कच 280 से 320 ईसा पूर्व के मध्य थे, ठीक है। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट एवं वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को जो है गुप्त वंश का प्रथम जो है महान सम्राट कहा जाता था। इनका समय क्या था? 319 से 335 के बीच में। विवाह जो है ये लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से इनका विवाह हुआ था, ठीक है। महाराजा धीराज की जो है इन्होंने उपाधि ली थी, उपाधि धारण की थी। और सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने रजत यानी चांदी की जो है मुद्राओं का प्रचलन जो है करवाया था। अब हम आ जाते हैं समुद्रगुप्त, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उनके पुत्र जो है समुद्रगुप्त जो है इसके क्या है राजा बने थे। 335 से 375 ईसा पूर्व के मध्य इनका जो शासनकाल था। गुप्त साम्राज्य को सबसे अधिक विस्तार जो है वो समुद्रगुप्त के टाइम पे ही हुआ था। इनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था, ठीक है, जिसे विशेद स्मिथ ने क्या कहा था? भारत का नेपोलियन जो है, इसकी उपाधि भी इनको दी थी। प्रयाग प्रसिद्धि की बात करें तो ये हरिशेन द्वारा जो है लिखित थी, जो कि समुद्रगुप्त के समय लिखी गई थी। समुद्रगुप्त के सामरिक विषयों का जो विवरण जो है इसके अंतर्गत मिलता है। वहीं समुद्रगुप्त की बात करें तो ये विष्णु के उपासक थे। इन्होंने कौन कौन सी उपाधि ली थी? तो अश्वमेघकर्ता, विक्रमक, पर क्रमांक, ठीक है। इसके अलावा इसे कविराज भी कहा जाता था, ठीक है, क्योंकि ये जो है कविताएं लिखा करते थे, ठीक है। विजेता के साथ साथ इन्हें कवि, संगीतज्ञ और विद्या का संरक्षक भी कहा गया। सिक्कों पर इन्होंने क्या है बीड़ा बजाते हुए जो है अपनी जो है पिक्चर जो है वो इमेज, इनकी पिक्चर जो है इनका जो चित्र है वो अंकित हुआ मिलता है, ठीक है। संरक्षण की बात करें तो इन्होंने महान बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को जो है संरक्षण दिया था। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त को धर्म प्रचार बंधु की उपाधि का जो है उल्लेख जो है हमें प्राप्त होता है। अब हम बात कर लेते हैं समकालीन दक्षिण भारतीय जो नरेश है जो समुद्रगुप्त के टाइम पे थे, तो कौन कौन से थे? धनंजय थे जो कुस्तलपुर के थे, ठीक है। नीलराज जो थे ये अवमुक्त के थे। उग्रसेन जो है ये पालक्का के थे और विष्णु गोपा जो है ये कांची के थे। अब हम बात करेंगे चंद्रगुप्त सेकंड की, जो 380 से 412 ईस्वी के मध्य थे। इनका अन्य नाम और क्या क्या था? तो इन्हें देवगुप्त भी कहा जाता, देवराज भी कहा जाता था और देवश्री भी कहा गया। ये जो है राजगद्दी पर 380 ईसा पूर्व के मध्य में बैठे थे, ठीक है। इन्होंने कौन कौन सी उपाधि ली थी? तो विक्रमादित्य, सकारी और शक विजेता, ठीक है। जब शक राजा पे विजय प्राप्त करके इन्होंने शकारी की उपाधि जो है ली थी।
शक विजेता और शकारी की। ठीक है, इनके शासनकाल में जो है बौद्ध यात्री कौन आया था, फाहियान जो है इनके शासनकाल में आया था। शकों पर विजय यानी कि रुद्र सिंह थर्ड, रुद्र सिंह थर्ड को परास्त करने के उपलक्ष्य में ही इन्होंने जो है सकारी और शक विजेता की उपाधि धारण की थी और चांदी के सिक्के भी चलवाए थे। ठीक है, साब, ठीक है, साब चंद्रगुप्त सेकंड के जो है ये राज्य कवि हुआ करते थे। पाटलिपुत्र और उज्जैनी जो है ये विद्या के प्रमुख केंद्र थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे। अगर हम बात करें चंद्रगुप्त के नवरत्नों की, तो इनके कौन कौन से नवरत्न थे, 9। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे महाकवि कालिदास। ठीक है, मालविकाग्निमित्रम जो है इनकी कृति थी। महाकवि कालिदास इनके समय थे। चिकित्सक के रूप में धन्वंतरी थे। ठीक है, खगोल विज्ञानी के रूप में वराह मिहिर थे। वहीं कोशकार के रूप में अमर सिंह थे। ठीक है, वास्तुकार कौन थे, शंकु थे। वहीं पे ज्योतिषी से संबंधित थे तो वो शपड़क थे। ठीक है, व्याकरणज्ञ जो थे वो कौन थे, वररुचि थे। और वहीं जादूगर की बात करें तो ये कौन थे, बेताल भट्ट थे। ठीक है, और इसके अलावा एक और नाम है कूटनीतिज्ञ, तो ये घट कर्पण थे। ठीक है, तो ये कौन थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न थे। आगे हम बात करें तो चंद्रगुप्त सेकंड का जो सांधी विग्रहिक सचिव, ठीक है, वीरसेन जो है वो क्या था, वो शैव मतावलंबी था। ठीक है, इसके अलावा मेहरौली अभिलेख की बात करें तो विष्णु पद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना की थी किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कुतुब मीनार के जो है समीप है मेहरौली लेख। ठीक है, चंद्र नामक जो है राजा की उपलब्धियों का वर्णन है, जिनका सीधा जो है सीधा इनको किसके साथ जोड़ा गया, चंद्रगुप्त द्वितीय से। चंद्र नाम से ये जाना गया कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है वर्णन किया गया। ठीक है, उत्तराधिकारी इनके कौन थे, कुमारगुप्त थे। कुमारगुप्त इनके उत्तराधिकारी थे। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम ने जो है उपाधि कौन कौन सी ली थी, तो महेंद्रादित्य, इन्होंने ये उपाधि धारण की थी। और 415 से 454 ईस्वी के मध्य इनका जो है शासनकाल था। चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पत्नी है ध्रुव देवी से ये उत्पन्न हुए थे। सर्वाधिक प्राप्त गुप्तकालीन अभिलेख जो है इन्हीं के समय पे थे। और कितने अभिलेख प्राप्त हुए थे, लगभग 18। ठीक है, ताम्रपत्र की बात करें तो धनदेह, दामोदरपुर और वैराग्य से ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं। स्वर्ण और रजत और ताम्र मुद्राएं जो है प्राप्त होती हैं। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। ठीक है, इसके अलावा वील सद्र अभिलेख जो है गुप्तों की वंशावली, वो कुमारगुप्त तक, गुप्तों की जो वंशावली कुमारगुप्त तक, ठीक है, वो जो विदिशा अभिलेख है उन्होंने कुमारगुप्त तक की जो है गुप्तों की वंशावली को बताया था। ठीक है, आगे हम बात करेंगे स्कंदगुप्त की। ये 455 से 467 ईस्वी के मध्य थे। इन्होंने उपाधि कौन सी धारण की थी, तो क्रमादित्य नामक उपाधि जो है धारण की थी। शासनकाल के दौरान जो है इनके शासनकाल के दौरान हुणों का आक्रमण हुआ था। ये कहाँ पे लिखा है, ये भीतरी स्तंभ लेख से में लिखा हुआ प्राप्त होता है। ठीक है, और ये पहले भारतीय थे जिनके समय पे हुणों का आक्रमण हुआ था और हुण जो है परास्त हुए थे। ठीक है, और यहीं से ही रोमन साम्राज्य का जो है पतन भी हो गया था। अंतिम गुप्त शासक जो था वो कौन सा था, वो विष्णुगुप्त था। वहीं अगर पतन का कारण देखें तो गुप्त साम्राज्य जो है उसका पतन कारण हुणों का आक्रमण था, प्रशासन का सामंतीय ढांचा था। उत्तरवर्ती जो गुप्तों का है वो बौद्ध धर्म को जो है स्वीकार कर लेना भी इसका एक प्रमुख कारण था, क्योंकि अशोक ने जब बौद्ध धर्म धारण किया था उसके बाद हुआ ये था कि इन्होंने सभी राजपाट चीजें जो है ये त्याग दी थी। ठीक है, ये पूरी तरह से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे थे और ये अपनी प्रजा में जो है अहिंसा की भावना जो है जगाने लगे थे, जिससे हुआ ये था कि धीरे धीरे जो इनके सामंती थे या जो इनके जो विरोधी थे, इन्होंने धीरे धीरे इनके राज्य को, ठीक है, समाप्त करने का एक कारण ढूंढ लिया था। अब हम बात कर लेते हैं अर्थव्यवस्था और अन्य महत्वपूर्ण तत्व जो कि गुप्त साम्राज्य से संबंधित है। तो गुप्त राजाओं में सर्वाधिक जो है स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी। ठीक है, एरन अभिलेख में पहली बार सती होने का जो प्रमाण है वो 510 के भानुगुप्त की जो भानुगुप्त का जो लेख है एरन अभिलेख, ठीक है, उससे प्राप्त होता है। और इसमें भोजराज की जो पत्नी है सती, ठीक है, भोजराज की जो पत्नी है उसके सती होने का जो प्रमाण यहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, ताम्रलिप्ति की बात करें तो ताम्रलिप्ति ये बंगाल का प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, इसमें उत्तर भारतीय व्यापार का संचालन होता था और दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा से जो है व्यापार के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, स्वर्ण मुद्रा जो है इसको दिनार कहा जाता था और चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था।
वहीं पे उद्रंग की बात करें तो ये भूमि कर और भाग कर जो है उसको क्या कहते थे, उद्रंग कहते थे। ठीक है, विदर्भ भागम, विदर्भ भागम जो है वो प्राचीन भारत में सिंचाई कर जो है वो विदर्भ भागम था। ये गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत जो है महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसको क्या क्या कहा जाता था ये आपको बताने की कोशिश की जा रही है। वहीं हम बात करें संस्कृत, ठीक है, तो गुप्त राजाओं की जो राजकीय भाषा क्या थी, संस्कृत थी। ठीक है, मंदिर बनाने की कला का जन्म जो है वो गुप्त काल में ही हुआ था, जिसमें विष्णु मंदिर बना था तिगवा, जबलपुर मध्य प्रदेश में, और दशावतार मंदिर जो फेमस है देवगढ़ ललितपुर यूपी में स्थित है। ठीक है, प्राचीन भारत में जो स्थापत्य कला है, अब हम प्राचीन भारत से पूरा देखेंगे कौन सी स्थापत्य कला थी। तो खजुराहो के जो मंदिर है वो किससे संबंधित थे, तो वैष्णव, शैव, शाक्त और जैन धर्म से संबंधित थे। ठीक है, निर्माण की बात करें तो चंदेल वंश द्वारा कंदरिया महादेव सर्वोत्तम जो है मंदिर है। ठीक है, इसके अलावा 85 मंदिरों के निर्माण का भी उल्लेख जो है प्राप्त होता है। ठीक है, मातंगेश्वर मंदिर जो है वो शिव को समर्पित है और ये नागर शैली में प्राप्त हुआ है। वहीं यूनेस्को में जो है खजुराहो का मंदिर शामिल है, भीमबेटका की गुफाएं हैं और सांची का स्तूप भी शामिल है। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य मंदिरों में, अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात होगी एलिफेंटा की। ठीक है, ये गुफा मंदिर है और इसका निर्माण जो है किसने करवाया था, राष्ट्रकूट शासकों द्वारा करवाया गया था। ठीक है, ये त्रिमूर्ति शिव प्रतिमा है और ये इसमें जो है 7 गुफाएं प्राप्त हुई थी। 5 गुफाएं जो है हिंदू धर्म से संबंधित है और 2 गुफाएं जो है वो बुद्ध धर्म से संबंधित है। वहीं निर्माता की बात करें, वहीं अब हम बात करेंगे सूर्य देव मंदिर की। ठीक है, कोणार्क मंदिर जो इसे कहा जाता है। निर्माता की बात करें तो नरसिंह देव वर्मन प्रथम जो है इसके निर्माता थे, किसके, सूर्यदेव मंदिर के। ठीक है, 13वीं शताब्दी में ये बना था। इसमें सबसे जो मुख्य चीज है वो विशाल चबूतरा है। ठीक है, और 7 अश्व की मूर्तियां जो है इसमें सबसे ज्यादा फेमस है। अब हम बात कर लेते हैं लिंगराज मंदिर की। तो ये उड़ीसा भुवनेश्वर में स्थित है। ठीक है, नागर शैली में ये बना हुआ है और इसका आकर्षक भाग जो है वो शिखर है, यानी कि इसकी चोटी जो है वो आकर्षक भाग है। और इसका जो निर्माण है वो ययाति जो है केसरी, इन्होंने 11वीं शताब्दी में करवाया था। दक्षिण भारत की बात करें तो चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम युग की हम बात करेंगे। दक्षिण भारत में आ जाते हैं। ठीक है, तो दक्षिण युग में अब हम देखेंगे चोल साम्राज्य की जो नींव है वो किसने रखी थी, विजयालय द्वारा 9वीं शताब्दी में जो है चोल साम्राज्य की नींव रखी गई थी। ठीक है, भारत की विशालतम जो नंदी मूर्ति है बृहदीश्वर मंदिर में है। इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण करवाया था राजराज प्रथम द्वारा तंजौर में। ठीक है, उत्तरी श्रीलंका को जीत कर राज्य में मिलाना। ठीक है, और इसकी राजधानी जो है पोलनरूर, ठीक है, इसको भी अपने राज्य में मिलाना किसका कार्य था, राजराज प्रथम का कार्य था। अब हम बात कर लेंगे राजेंद्र प्रथम की। ठीक है, जो इसमें सबसे ज्यादा मुख्य शासक थे। तो इनके समय पे ही जो है ये चोल राज्य जो है वो चरमोत्कर्ष पर था। ठीक है, बंगाल की खाड़ी को इन्होंने क्या नाम है, चोल झील के रूप में बदला था। वहीं पर ही संपूर्ण सिंगल द्वीप जो है श्रीलंका को, जो सिंगल द्वीप है जो श्रीलंका में स्थित है, इसको पूरा इन्होंने जीता था। ठीक है, पवित्र गंगा जल लाने हेतु इन्होंने क्या कर दिया था, इन्होंने उत्तरी भारत पर आक्रमण तक कर दिया था, किसको, गंगा जल को लाने के लिए। ठीक है, पाल शासक महिपाल को इन्होंने हराया। वहीं पे गंगेकोट चोल की जो है इन्होंने उपाधि धारण की। गंगेकोट चोलपुरम जो है इनकी जो है नई राजधानी भी थी, किसकी, चोल राज्य की। ठीक है, चोल गंगम तालाब का निर्माण भी किसने करवाया था, राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। अब हम बात करेंगे कुलोतुंग प्रथम की। तो ये 177 ईस्वी के मध्य थे और इन्हें क्या 72 सौदागरों का एक चोल दूत मंडल जो है इन्होंने चीन भेजा था। जो इसमें सबसे प्रमुख जो है पूछा भी जा चुका है कि जो 72 सौदागरों का जो एक चोल दूत मंडल था वो चीन किसने भेजा था, तो कुलोतुंग प्रथम ने भेजा था। ठीक है, श्रीलंका के जो राजा विजयबाहु हैं इन्हीं के टाइम पे जो है वो उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। इसके अलावा अपनी पुत्री का जो विवाह है वीरप्पेरु मार के साथ किया गया था, जो कि श्रीलंका के राजकुमार थे। ठीक है, चोल लेखों में सुंगम, तरवित्र और करों को हटाने वाला कहा जाता है किसको, कुलोतुंग को। ठीक है, श्री विजय, सिंघल, मालदीव आदि द्वीपों पर इसने विजय प्राप्त की थी। चोल साम्राज्य अपने जीवन काल में युवराज का जो है चुनाव कर लेते थे। तो वारियम जो है, वारियम गांव की, ठीक है, चुनाव कर लेते थे, ये प्रमुख बात है। वारियम की बात करें तो गांव की देखरेख करने वाले जो एक कार्यकारिणी समिति होती थी, कौन सी, वारियम होती थी। ठीक है, चोल राज्य के समय टोट वारियम जो है वो किसको कहा जाए, तो उद्यान प्रशासन का कार्य जो है टोट वारियम का था। ठीक है, वहीं पे सवस्तर
वारियम जो है वो वार्षिक समिति हुआ करती थी, वहीं पे एरी वारियम जो है वो तालाब समिति हुआ करती थी, और पोन वारियम जो है ये स्वर्ण समिति हुआ करती थी। ये समितियों से चोल साम्राज्य के टाइम पे जो किस किस तरह की समिति हैं उनके क्या नाम थे, ये प्रमुख चीज जो है यहाँ कवर की गई है। अब हम बात कर लेते हैं पल्लव शासक की। तो सिंह विष्णु, ठीक है, सिंह विष्णु अवनी सिंह की उपाधि इन्होंने धारण की थी। कशाकुडी दानव पात्र के अनुसार जो चोल पांड सिल और कलक्रम के राजाओं को इन्होंने परास्त किया था, किसने, सिंह गुप्त ने, ठीक है। इसके अलावा प्रमुख जो एक और है राजा वो है नरसिंह वर्मन, ठीक है, महामल्ल की उपाधि इन्होंने धारण की थी। अभिलेखों में इन्हें क्या कहा गया था, तो वातापी कोट के रूप में इन्हें उद्धृत किया गया था। वही सबसे प्रतापी और शक्तिशाली जो है इन्हें राजा कहा माना जाता था। आगे हम बात करें तो परमेश्वरमम, तो ये लोकादित्य एकमल्ल और रणंजय गुप्त भाजन की इन्होंने उपाधि धारण की थी। अगले जो है वो महेश्वरमन प्रथम है, ठीक है, इनमें इन्होंने मत विलास प्रहसन और ग्रंथ की रचना इन्होंने की थी। अराकमेड़ु की बात करें तो अरिकामेड़ु जो है वो पोडके, प्राचीन नाम जो इनका क्या था, पोडके नाम मिलता है। ये उष्णकटिबंधीय कोरोमल तट पर स्थित है, ठीक है। रोमन बस्ती की जो है अवस्थिति जो है यहीं पे ही प्राप्त होती है, किसकी, अरिकमेडु की, ठीक है। एम्फोरा जार किसे कहा जाता है, तो एम्फोरा जार की बात करें तो ये दोनों तरफ से हत्तीदार होता था, ठीक है, इसमें शराब या तेल रखी जाती थी एम्फोरा जार में। अब हम बात करेंगे कंबन की। तो कंबन क्या है, इसकी राजधानी क्या थी, वनवासी थी, ठीक है। इसी के समय पे तमिल रामायण की रचना की गई थी, ठीक है, और किस भाषा में, तमिल भाषा में, जिसे तमिल रामायण या रामावतारम भी कहा जाता था, ठीक है। उरेयूर क्या है, तो ये उरेयूर जो है मुख्य केंद्र था पल्लव के समय। तो ये क्या था, ये सूती वस्त्र का केंद्र हुआ करता था उरेयूर। अब हम बात करेंगे चालुक्य वंश की, ठीक है, और इससे महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो इसकी राजधानी क्या थी, तो बादामी थी, ठीक है। इसमें प्रमुख जो थे पुलकेशिन प्रथम थे, जो ये वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं चालुक्य साम्राज्य के, ठीक है। वहीं पे पुलकेशिन द्वितीय जो है ये सर्वाधिक योग्य और शक्तिशाली जो है शासक थे चालुक्य राज्य के, और ये 610 ईस्वी से 42 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। इन्हीं के समय पे ऐहोल अभिलेख की रचना हुई थी, ठीक है, रवि कीर्ति के द्वारा। इसके अलावा महिलाओं की जो नियुक्ति है, ठीक है, वो उच्च पदों पर हुआ करती थी, किसमें, चालुक्य साम्राज्य के समय में, ठीक है। इसके अलावा चंद्रादित्य की रानी जो है विजय भट्टारिका ने अपने नाम से 2 ताम्र पत्र भी जो है लिखवाए थे। अब हम बात करेंगे पांड्य राज्य की। तो इसकी जीवन रेखा वेगी नदी थी, ठीक है। इसके अलावा राज्य जो है वो कावेरी नदी के दक्षिण में स्थित था, और इसकी राजधानी क्या थी, मदुरा थी, ठीक है। इसमें जो प्रमुख थे वो कौन थे, जयंत वर्मन थे, जिन्होंने वन की उपाधि धारण की थी, और ये चेर राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने ये उपाधि प्राप्त की थी। अब हम महत्वपूर्ण निर्माण के बारे में बात करें तो मीनाक्षी मंदिर का निर्माण जो है वो पांड्यों द्वारा ही कराया गया था। साहित्य और साहित्यकार की बात करें तो विशाख दत्त की बात करें तो इनका साहित्य क्या था, मुद्रा राक्षस था। पाणिनि की बात करें तो अष्टाध्यायी इनका था, ठीक है। आर्यभट्ट की बात करें तो आर्यभट्टीय इनका साहित्य था। पतंजलि का मुख्य साहित्य कौन सा था, महाभाष्य था। वात्स्यायन का जो मुख्य साहित्य था वो कामसूत्र था। वहीं पे ही कालिदास की बात करें तो कालिदास का जो मुख्य शास्त्र है वो कौन सा, मेघदूत और मालविकाग्नि मित्रम, ठीक है। कल्हण की राजतरंगिणी है जिसमें जम्मू कश्मीर का उल्लेख किया गया है। वहीं पे जयदेव का है गीत गोविंद, ठीक है। विष्णु शर्मा की है पंचतंत्र, यहाँ से क्वेश्चन भी बन चुका है। महेंद्र वर्मन की है मत विलास प्रहसन। वहीं अगर शूद्रक की बात करें तो मृच्छकटिकम जो है ये इनकी प्रमुख रचना है। भास की बात करें तो स्वप्नवात्सवत्ता जो है इनकी प्रमुख रचना है। वहीं पे भास्कराचार्य की लीलावती, ठीक है। अब हम बात करेंगे पूर्व मध्यकाल की। इसमें प्रमुख कौन कौन से थे, तो छोटे छोटे राज्य थे। चलिए इसको छोटा मतलब कवर कर लेते हैं। तो अब हम बात करेंगे पूर्व मध्यकाल जो कि लगभग 800 से 1200 ईसा पूर्व के मध्य है, ठीक है। इसमें ईस्वी के मध्य है। इसमें क्या क्या है, राजपूत वंश है। तो राजपूत वंश जो है इसमें जो सबसे प्रमुख थे वो पृथ्वीराज तृतीय थे, जो कि 1177 से 1192 ईस्वी के मध्य थे, ठीक है। ये अजमेर के शासक थे, ठीक है, और इनका नाम पृथ्वीराज चौहान के नाम से ये प्रसिद्ध थे। इनके समय पे 2 महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे, जिसके बाद ही इनका जो है वध हो गया था। तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जो मोहम्मद गौरी के साथ हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी जो है परास्त हुआ था। लेकिन जस्ट 1 साल बाद ही जो है मोहम्मद गौरी दोबारा आया
उसने फिर से पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया 1192 में, जिसको तराइन का द्वितीय युद्ध कहा जाता है, जिसमें जो है पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और इसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, पाल वंश की बात करें तो इसके संस्थापक किसे कहा जाता है, तो गोपाल जो है ये संस्थापक थे। ठीक है, इसके जो प्रमुख थे वो धर्मपाल थे, ये उत्साही बौद्ध थे। ठीक है, और परम सौगात, लेखों में इनका नाम जो है परम सौगात मिलता है। धर्मपाल ने विक्रमशिला की जो है विक्रमशिला बसाया था। ठीक है, इसके अलावा सोमपुरे में बिहारों की जो है स्थापना की थी। ठीक है, एक और प्रमुख है देवपाल, ये भी बौद्ध मत अनुयायी थे। इन्हें 5 गांव दान में दिए थे, किस लिए, नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने हेतु दिए थे। ठीक है, और जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बाल पुत्र देव के ये अनुरोध पर इन्होंने एक बौद्ध विहार बनाया था। अब हम बात कर लेंगे हम हर्ष की। ठीक है, तो हर्ष शासनकाल जो इनकी विस्तृत सूचना है, इनके जो दरबारी कवि थे बाल भट्ट, इनकी रचना थी हर्षचरित। इससे प्राप्त होते हैं किसका, हर्ष के शासनकाल की विस्तृत सूचना मिलती है। कल्लड़ की जो कृत राजतरंगिणी है, ठीक है, आंशिक जानकारी का जो स्रोत है, यहाँ से भी इनकी प्राप्त होती है। ठीक है, इसकी हर्षवर्धन की जो राजधानी थी, जो हर्ष के शासनकाल की जो राजधानी थी वो क्या थी, थानेश्वर थी। ठीक है, इन्होंने थानेश्वर से कन्नौज जो है इसकी राजधानी स्थानांतरित कर दी थी। और स्थानांतरित कर क्यों करी, इसके अलावा कन्नौज के लिए और प्रमुख बात क्या है कि ये विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, आचार्यों के लिए एक जो है विशाल सभा आयोजन हुआ था कन्नौज में। ठीक है, 20 देशों के जो है राजा सम्मिलित हुए थे और सभा अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, हुएनसोंग थे। तो हर्षवर्धन के समय कौन आए थे, हुएनसोंग जो है हर्षवर्धन के समय आए थे। ठीक है, तो ये हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास था। ठीक है, देखिए मैंने बहुत ज्यादा कुछ चीजें आप लोगों को तो जो है कम मिली होंगी, तथ्यों में मिली होंगी। देखिए है क्या कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उस बेस पर, और इसके अलावा जो संभावित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस बेस पर आपके ये शॉर्ट नोट तैयार किए हैं। बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में नहीं किया गया है, क्योंकि होता ये है कि बहुत ज्यादा अगर मैं ये बना दूंगी तो ये बड़े लेवल के एग्जाम के लिए भी रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो आपके वीडियो में किस तरह का और कितना स्तर आ सकता है उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये नोट जो है आपके तैयार किए हैं। ठीक है, इसकी पीडीएफ जल्दी ही आपको अवेलेबल हो जाएगी। एक चीज और है, ठीक है, ये प्राचीन भारतीय इतिहास था, जल्द ही आपको मिडवल हिस्ट्री और आपको मॉडर्न हिस्ट्री जो है इसकी भी जो है मिल जाएगी। ठीक है, इसकी पीडीएफ भी जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, तो टेलीग्राम चैनल पर जो है डिस्क्रिप्शन में आपको इसमें लिंक मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर लीजिए, वहीं से ही आपको पीडीएफ वीडियो समय समय पर मिलती रहेगी। ठीक है, आपको आज आपका क्वेश्चन है आपका कि सेल्यूकस निकेटर ने, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर ने एक यूनानी राजदूत भेजा था। सेल्यूकस निकेटर ने एक यूनानी राजदूत भेजा था, उस राजदूत का नाम क्या है और वो राजदूत जो है वो किसके समय पर आया था, आपको ये बताना है। ठीक है, ये आज का आपका क्वेश्चन है। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में आपसे, हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिएगा और प्लीज चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हमारी मेहनत को आप ही जो है आगे बढ़ा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये मदद पहुंचाइए। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये क्रैश कोर्स अवेलेबल कराया जा रहा है, तो जल्दी से जल्दी हमसे जुड़िए। ठीक है, और इसको शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।